हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा बीएससी में फ़िज़िक्स का क्वेश्चन पेपर आता है, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स का। इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ में इसका सोल्यूशन भी करेंगे। वैसे तो इस चैनल पर मेनली मैथ्स के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट वगैरह, बट कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो फ़िज़िक्स का पेपर है बीएससी का, वो भी आप एनालिसिस करा दीजिए। तो इसमें मैंने ट्राई किया है, आप देखिएगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये ईयरली पैटर्न में पेपर फर्स्ट है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, साथ में सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये बहुत बार रिपीट होते हैं और साथ में इंपॉर्टेंट भी हैं। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगी। और इसी के साथ में रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो हमारा पेपर है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जैसे कि टाइम डायलेशन हो गया और कई सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी एक पीडीएफ है प्रिंटेड, और वहाँ पर कई सारे फिगर्स को भी दिखाया गया है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें एग्ज़ाम टाइम में कैसे लिखना है और फिगर वगैरह कैसे मेंटेन करने हैं ताकि अच्छे मार्क्स हमें मिल सके। वो पीडीएफ मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि हमारा पेपर पैटर्न है, सेक्शन ए दिया होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को कैरी करता है और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। किन्हीं भी 2 इनर्शियल फ्रेम्स के लिए जो हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट रहती है। इस चीज़ को हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके दिखाना है। यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 2 इनर्शियल फ्रेम लेने होंगे, जिनमें से एक जो है वो दूसरे के रिलेटिवली मूव करता हो। यहाँ पर लैंग्वेज ऐड कर देंगे। लेट अस कंसीडर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड वी टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी हुज पोजीशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस आर। फ्रेम एस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमारा फ्रेम एस है और दूसरा एस डैश है, तो एस के लिए कोऑर्डिनेट ले लेंगे। इसी तरीके से फ्रेम एस डैश के लिए एस डैश जो है हमारा वो रिलेटिवली मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। हम यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पूरा दिखा देंगे सही से कि कौन से कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं, और डिस्टेंस भी दिखा देंगे। ए और बी पॉइंट जो हमने लिए हैं उनको क्लियरली मेंशन कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट्स के बीच में 3D में, वो होता है कि रूट में हम लोग करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब हम लोगों ने एस डैश फ्रेम के लिए डिस्टेंस निकाली है, तो ये डी एस डैश इस तरीके से बन के आई है। अब क्योंकि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जानते हैं कि x1 डैश की वैल्यू क्या होती है, x1 माइनस वी एक्स टी, एंड इसी तरीके से y1 डैश की वैल्यू, z1 डैश की वैल्यू, x2 डैश की वैल्यू, y2 डैश की वैल्यू एंड z2 डैश की वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर देंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पर जैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे पास में जो डी एस डैश की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ये वैल्यू जो है हमारी, ये डी एस को भी रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज यहाँ पे सारे डैश हट चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसे डी एस डैश को हम लोग डी एस के इक्वल लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट है किन्हीं भी 2 इनर्शियल फ्रेम्स के लिए जब हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। हेंस वी कैन से दैट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन अनचेंज्ड। इस तरीके से आसानी से हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर अप कर लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है, सो दैट द न्यूटन्स सेकंड लॉ हैज़ द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए सेम होता है, ये चीज़ हमें दिखानी है। सेम वे में हम लोग यहाँ पर 2 इनर्शियल फ्रेम ले लेंगे। देन वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं, फ्रेम एस के लिए वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर आप लैंग्वेज भी ऐड कर देंगे, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिया है। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश के लिए आप डैश लगा करके वेलोसिटी दिखा देंगे। पहले वाले के लिए यू हो गई है, दूसरे वाले के लिए यू डैश हो गई है। देन गैलीलियन इक्वेशन जो होती है हमारी, आर डैश की वैल्यू जो होती है आर माइनस बी टी, और जो हमारा टी डैश होता है वो टी के इक्वल होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले समझने होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट जिस क्वेश्चन पे बात आती है हम लोग उसी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये सब करने के पहले आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन इक्वेशंस, इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। अब देखिए, हम लोग टी के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी आर डैश बाई डी टी की वैल्यू आ जाती है, और इस वैल्यू को हम लोग यू लिख सकते हैं, तो ये यू माइनस वी हो जाएगा। एंड इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन मिलती है, यू डैश की वैल्यू यू माइनस वी के फॉर्म में निकल के आती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि v हमारा कांस्टेंट है, इसलिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास सिंपली डी यू डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो ये डी यू बाई डी टी है ये एक्सीलरेशन को शो करता है। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या प्रूव करना था, न्यूटन का सेकंड लॉ।
इसके लिए पहले तो हमें एक्सेलरेशन दोनों का सेम दिखाना होगा। इसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि डी टी डैश की वैल्यू क्या होती है, डी टी के इक्वल है। देन तो जहाँ पर डी टी है वहाँ पर हम लोग डी टी डैश लिख देंगे। तो ये सिंपली आ जाएगा ए के इक्वल, एंड डी यू डैश बाई डी टी डैश ये भी हमारा ए के इक्वल है। देन हम लोग जानते हैं कि जो ए डैश होता है ये सभी में, मतलब जब हम लोग डैश का फॉर्म कर रहे हैं तो सभी में डैश लगाएंगे, इसलिए जो हमारा एक्सेलरेशन डैश के फॉर्म वाला है वो हमारा यानी कि फ्रेम एस डैश के लिए है, वो हमारा डी यू डैश बाई डी टी डैश के फॉर्म में आएगा। इसलिए ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश। अब क्योंकि दोनों सेम आए हैं इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है फॉर द फ्रेम एस डैश इज इक्वल टू एक्सेलरेशन फॉर द फ्रेम एस। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेलरेशन को सेम दिखा दिया है। वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट रिमेन इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिंपली यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करने पर हमारे फोर्स भी इक्वल आ जाएंगे। सो फोर्स अप्लाइड इन ऑब्जेक्ट रिमेन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स रिमेन इनवेरिएंट। सो फाइनली हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देन हमारा सी पॉइंट जो है वो कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। देखिए यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बारे में पूछा गया, लेकिन आपसे रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी पूछी जा सकती है, रिलेटिविस्टिक मास भी पूछा जा सकता है और रिलेटिविस्टिक फोर्स भी पूछा जा सकता है। तो इन तीनों को हम लोग देखते चलेंगे साथ में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान देते चलें, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी कुछ आ सकता है हम लोग उन चीज़ों को भी कवर अप करेंगे यहाँ पर। सो ये सम डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन रिलेटिविटी। सो पहला यहाँ पर दिया हुआ है रिलेटिविस्टिक मास। देखिए रिलेटिविटी में जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रिलेटिविस्टिक होता है और वेरी करता है विद द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, तो उसे हम लोग रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे। यहाँ पर जो m की वैल्यू होती है वो होती है m नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर जो m नॉट है वो रेस्ट मास को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रेस्ट मास। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम लोग मोमेंटम पढ़ते हैं तो वो होता है p इज इक्वल टू एम वी। बट जब हम लोग रिलेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर m की वैल्यू अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हो जाती है m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो इस m की वैल्यू को जब हम लोग अप्लाई कर देंगे p में तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारा आ जाएगा p इज इक्वल टू m नॉट v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सिंपली ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो जाएगा। सेम वे में हम लोग रिलेटिविस्टिक फोर्स को डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो dp ओवर dt होता है। अब p की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की है m नॉट v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इन रिलेटिविस्टिक टर्म। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है। सो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक फोर्स, इसलिए हम लोग रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को अप्लाई करेंगे तो हमारी जो f की वैल्यू है वो हमारी रिलेटिविस्टिक फोर्स के फॉर्म में आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन रिलेटिविटी। न्यूटन सेकंड लॉ इन रिलेटिविटी तो कभी पूछा जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ इन रिलेटिविटी क्या होगा, तो इसी क्वेश्चन को आप लोग डिस्क्राइब करेंगे, रिलेटिविस्टिक फोर्स को सिंपली फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ इस तरीके से होता है, तो हम लोग रिलेटिविटी में इसको ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक लास्ट टर्म जो बचता है रिलेटिविस्टिक एनर्जी के बारे में पूछा जाता है। देखिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है इन क्लासिकल मैकेनिक्स, बट m की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रिलेटिव मास को लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब इसको आप अप्लाई करते हैं E में तो हमारी E की जो वैल्यू है वो आ जाएगी m नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सिंपली ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है रिलेटिविस्टिक एनर्जी। हम लोगों ने सी पार्ट को कवर कर लिया। अब देखते हैं हमारा डी पार्ट क्या कह रहा है। डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप सिंपल से डिफिनीशंस लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है लिख सकते हैं, और जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द इवेंट, इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफ़ाइन करने के लिए। वैसे तो ये शॉर्ट में है और हम लोग को 2 चीज़ें कवर करनी है, इसलिए आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बट अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर कह रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने में कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। बट जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट
द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए जो कंपोजिट इवेंट होता है इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज कंपाउंड इवेंट और कॉम्प्लेक्स इवेंट। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा था। आई होप कुछ स्टूडेंट्स का जो बीएससी थर्ड ईयर में पेपर 4 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स होगा तो वो जानते होंगे, बाकी अगर जिनका नहीं भी है उन्होंने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंपोजिट इवेंट का, इसमें दो टाइप से होते हैं। एक होता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपाउंड इवेंट और दूसरा होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। सो अगर हमें कंपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। कंपोजिट वर्ड ही अपने आप में शो करता है कंपाउंड चीज़ को, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। और अगर हमें डिफाइन करना है प्रोबेबिलिटी को, सो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन दे देनी है, फॉर्मूला लिख देना है, और भी कुछ चीज़ें आप डिफ़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं और अच्छी सी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप एक बार देख के जाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक दो न्यूमेरिकल भी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन द टर्म फेज स्पेस एंड फेज सेल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फेज स्पेस क्या होता है और फेज सेल क्या होता है। इसी के साथ में जी पार्ट जो दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यू स्पेस एंड टाउ और गामा स्पेस एंड एक्सप्लेन, तो इन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड और डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्टिकल की 3 होती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम लोग एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके टी के टर्म में, और मोमेंटम को सिंपली हम लोग इस तरीके से। बट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो फेज स्पेस होता है वो उसकी ऑल पॉसिबल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो जो फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, डेवलप्ड बाय लुडविग बोल्ट्जमैन, हेनरी पेनिकेयर एंड जोसिया विलार्ड गिब्स। इन लोगों ने दिया था फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट। एंड टू एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम वी मस्ट हैव रिक्वायर्ड द 3 पोजीशन ऑफ द वेक्टर कोऑर्डिनेट एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो हम लोग इस तरीके से इन कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पर अपने फेज स्पेस की डेफिनेशन को रख सकते हैं, द 6 डायमेंशनल स्पेस रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ एनी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज कॉल्ड फेज स्पेस सिंपली। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन ऐसे लिखी जा सकती है, द इमेजिनरी 6 डायमेंशन स्पेस विच द कोऑर्डिनेट आर स्पेसिफाई अलोंग 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस 3 ऑफ द पोजीशन एंड 3 ऑफ द मोमेंटम। हम लोगों ने 3 कोऑर्डिनेट लिए हैं पोजीशन के लिए एंड 3 कोऑर्डिनेट लिए हैं मोमेंटम के लिए। सो इस इमेजिनरी 6 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, फेज स्पेस कहेंगे। अब जो हमारा जी नंबर क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है म्यू स्पेस गामा एंड टाउ स्पेस के फॉर्म में, इसका कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग एन नंबर ऑफ फेज पॉइंट रैंडमली मूविंग इन स्पेस, देन टू एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स। पहला आपका कॉन्सेप्ट ऑफ म्यू स्पेस आता है, दूसरा आता है गामा या फिर टाउ स्पेस के लिए। तो इस तरीके से आप फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फेज सेल के बारे में भी दिया हुआ था, तो फेज सेल का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में डिवीज़न ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल भी दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन क्या चीज़ पूछ रहा है ये ध्यान से पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करिएगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है और जितना पूछा है उससे कम भी मत लिखिएगा। इसके बाद में आ जाते हैं अपने एच पॉइंट पे, स्टेट एंड प्रूव बोल्ट्जमैन थ्योरम कनेक्टिंग एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये रहा आपका बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। इसके बारे में पहले आप थोड़ा सा लिखेंगे, देन इसका प्रूफ कर देंगे। पहले तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी क्या होती है एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोग इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बोल्ट्जमैन ने क्या कहा था, ये सारा कॉन्सेप्ट आप कवर अप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फाइनली हमारा प्रूफ हो जाता है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन आरएमएस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। सो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन में ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगी जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, फिगर वगैरह बहुत अच्छे बने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जो हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है वो सिंपली रिप्रेजेंट करता है VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। लैंग्वेज भी आप ऐड कर देंगे, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ। देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम लोग लिखते हैं VP से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर ये होता है 2RT/m।
देखिए यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में ही कहा गया, इसलिए हम लोग यही दोनों लेकर के चलेंगे। बट अगर एवरेज स्पीड की बात करता है तो आप उसे भी ऐड कर देंगे, √8RT/πm के फॉर्म में होता है। सो उसमें भी रिलेशन फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इन्हीं दोनों में करेंगे। सिंपली VRMS/VP कर दीजिए, तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा एंड RT। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास में सॉल्यूशन करने के बाद 3/2 आ जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं VRMS = 3/2 VP। ये हमारा रिलेशन जो है आ गया है। तो ये तो सिंपली हम लोगों ने कर लिया, बट अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड में पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आपको ये सारे टर्म्स जो है एक्सप्लेन करने होते हैं, जिसमें आपको डिस्कशन पॉइंट पे लिखना होता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट b कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड वहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं जब हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, बट ये हम लोगों ने सिंपल कर लिया है। अब आप ये PDF देख सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, इसमें फिगर बहुत अच्छे से बने हुए हैं, और आपके लिखने का तरीका जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे। फिगर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में लिखा गया है। एक डॉपलर ब्रॉडेनिंग का क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। डॉपलर ब्रॉडेनिंग लास्ट के चैप्टर्स में है ये, इसे कवर अप कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझाया गया है। इसके बाद में ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मैं आपको एक नज़र ये PDF दिखा देती हूँ, अगर आपको इसकी नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ट्विन पैराडॉक्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस तरीके से अगर आप इमेज के थ्रू इन सब चीज़ों को दिखा देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं रिलेटिविटी में। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैथमेटिकली भी दिखाया गया है कि किस तरीके से हम लोग ट्विन पैराडॉक्स को समझ सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटिविटी में जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट एक वीडियो में सारा कुछ कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में भी है। रिलेटिविस्टिक मास एंड मोमेंटम, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिफ़ाइन किया है, ये सारा कुछ आप दिखा सकते हैं इस तरीके से लिख के। और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या डिमांड करती है, इन चीज़ों के बारे में भी है। नोट पॉइंट्स कितने अच्छे से लिखे हुए हैं। सो इस PDF के थ्रू आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, वो सारा कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। सिलेबस हमेशा आपको पता होना चाहिए। जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी बताया गया है। तो इन सभी एनिमेशंस एंड फिगर्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रिलेटिविटी को हम लोग किस तरीके से पढ़ें। और एग्ज़ाम टाइम की बात है तो हमारे लिए मार्क्स गेन करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम पर ज़रूरत है कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, किस तरीके से वहाँ पर लिख कर के आएँ कि हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। होप यू विल डू द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। एंड इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, न्यूमेरिकल के भी वीडियोज़ हैं, रियल एनालिसिस के भी वीडियोज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए गए हैं, LPP का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया गया है। सो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।